Good morning, class. Our today's topic is calculation of equilibrium constant from Nernst equation. As we have started that this equation is used to find out the EMF of a cell when the concentration is not equal to 1 molarity and if the temperature is other than 298 Kelvin. And now we'll use this Nernst equation to find out the equilibrium constant. ओके आप लोगों को इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कि फाइंड आउट निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फार्मूला होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक में हम वही फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं और उसको डिराइव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने डेनियल सेल पढ़ा है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ये हमें आता है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में होता क्या आप लोगों को पता है? डेनियल सेल इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल. On the left hand side we having zinc electrode in zinc sulfate solution and on the right hand side we having copper electrode in copper sulfate solution, ठीक है, we know about that. और हमें ये भी पता है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड में हो रही है ऑक्सीडेशन, और कॉपर में क्या होती थी, क्या बताया था मैंने? कॉपर में क्या होती है? रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन से भी हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिकॉज जिंक ना 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, आयन में चेंज हो रहा है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यानी कि इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन. कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू Cu सॉलिड, यानी कि कॉपर 2 आयन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, जिंक इलेक्ट्रोड जो है ना, आपको मैंने बताया था कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज जिंक इलेक्ट्रोड बिहेविंग एज अ एनोड. नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? यानी कि डेफिनेटली इट हैविंग अ नेगेटिव पोटेंशियल, और हम कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तभी तो वो दे रहा है, ठीक है, दैट्स वाई टू हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. और कैथोड पे जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और मैंने बताया था कि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ पे हमेशा क्या होती है? वहाँ पे हमेशा होती है रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो कॉपर को क्या दे रहा था? ये हम पढ़ चुके हैं, वी आर जस्ट रिकैप्सुलेटिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, उसको यूज़ करके हम आगे अब डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. अब जब वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम नहीं होता जाएगा, और हम कहेंगे उसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली कॉपर क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसके पास नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल जो पॉजिटिव में था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब इसका मैंने कहा ना, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है जिंक का, और इसका कम हो रहा है. एक टाइम आएगा जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का ऊपर से नीचे आएगा और जिंक का नीचे से ऊपर, यानी कि एक टाइम आएगा दे बोथ हैविंग सेम पोटेंशियल. उस टाइम पे मैंने बताया था जो गैल्वेनोमीटर है इट गिव्स 0 रीडिंग, और उस टाइम पे सेल वर्क करना बंद कर देता है. तो जो मैंने अभी आपको ये सारा कुछ बताया है, यही मैंने सिंपल ना ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस शो द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, वाई एक्सिस शोइंग द रिडक्शन पोटेंशियल. जैसे कि आप लोगों को पता है, हम जो ये पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किस फॉर्म में लेके चलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेके चलते हैं, ठीक है। अभी जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, पोटेंशियल बढ़ेगा. साइमल्टेनियसली उसी टाइम क्या हो रहा है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है या जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसका पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और एक पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? इक्वल, दे बोथ हैविंग सेम पोटेंशियल, ठीक है, एनोड वाले का भी और कैथोड वाले का भी. और ये जो पॉइंट होगा ना, उस टाइम पे हम कहेंगे रिएक्शन इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. वो कौन सी स्टेट में आ चुका है? एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हमारे पास एक लॉ है,
+1 में आप लोग पढ़ चुके हैं वो लॉ, ठीक है, एंड दैट लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, याद आया आप लोगों को, दिस इज़ अ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द molar concentration of the product upon molar concentration of the reactant is equal to the equilibrium constant. ये जो लिखा है मैंने K और नीचे लगाया है C. K जो है it is a symbol for equilibrium constant, ठीक है, it is symbol for equilibrium constant. और C जो है यानी कि we are dealing with liquids and that's why C represents concentration, ठीक है. तो Kc सिंपली क्या है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. तो मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है. और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका भी हम प्रोडक्ट लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे जिंक आयन है ना, तो यहाँ पे वैसे साथ में कौन आना चाहिए, कॉपर भी आना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर भी आनी चाहिए, बिकॉज वी हैविंग 2 प्रोडक्ट्स हियर, जिंक आयन एज वेल एज कॉपर सॉलिड, ठीक है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, और नीचे प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, जिंक सॉलिड और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. तो रिएक्टेंट ये हमारे पास डिनोमिनेटर में एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आएगा और साथ में जिंक सॉलिड भी आएगा, ठीक है. लेकिन मैंने ये पहले नहीं लिखे थे, कौन कौन से, ये दोनों. पता क्यों नहीं लिखे थे, बिकॉज देखो ये कॉपर सॉलिड है और ये जिंक सॉलिड है, और हमने पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मोलर कंसंट्रेशन रहती है प्योर सॉलिड्स की और प्योर लिक्विड्स की, वो क्या लेके चलते हैं, हम यूनिटी लेके चलते हैं, ठीक है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई मैंने ये 2 टर्म्स यूज़ नहीं की हैं, ठीक है. तो यानी कि दिस इज इक्वल टू यूनिटी, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी, ठीक है. तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. अब देखो इक्विलिब्रियम में मैंने अभी बताया कि उस टाइम पे कितना आता है हमारे पास, ई सेल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रोड्स हैविंग सेम पोटेंशियल. तो ई सेल क्या होता है, उनका माइनस कितना आएगा, 0 तो आएगा, ठीक है. तो अब हम लास्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या होती है, किया आप लोगों ने पहले, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा ऊपर हम क्या लेके चलते थे, जिसमें होती है ऑक्सीडेशन, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. तो यहाँ से क्लियर है, जिंक में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर में क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है. इन दोनों की हम ले लेनी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एज वी नो दैट these brackets are representing the molar concentration, ठीक है. अब देखो, अब इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं ना हम लोग, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो ई सेल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होता है, बिकॉज ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और जिंक और कॉपर का जो ई नॉट रहेगा ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट विल ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है. तो ई नॉट सेल 0 नहीं पुट करेंगे, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले ही लेक्चर में कि ये क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग और ये टर्म, ठीक है. अब देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये किसके इक्वल पुट कर दिया मैंने, केसी के इक्वल पुट किया ना यहाँ पे. तो अब नेक्स्ट में क्या करना आपने, ये तो मैंने 0 पुट कर दिया, तो ई नॉट सेल मैं कहाँ लेगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो ई नॉट सेल बिकम्स इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ, और जहाँ पे ये लिखे हैं टर्म पूरी की पूरी, उनकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया के सी, ठीक है. तो लॉग ऑफ के सी, एज वी नो दैट इट इज़ अ नेचुरल लॉग, और जब भी इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल लॉग में भी मल्टीप्लाई बाय 2.303, मल्टीप्लाई किया आर टी अपॉन एन एफ करके, नेचुरल लॉग की जगह मैंने क्या पुट किया, सिंपल लॉग, ठीक है. तो ये बच्चे मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, ये मेरे पास फॉर्मूला है
देखो इस फॉर्मूले से आप ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम इक्विलिब्रियम, ये देखो ये है मेन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, अगर आप इन्हें आपको कहा गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो तो इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बाकी टर्म्स कहाँ लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड में। या अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तब हम केसी को निकालना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने पहले भी किया था कि ये फॉर्मूले को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे अगर आपको टेम्परेचर ना कोई और दे रखा है अदर देन 298 केल्विन। देखो मैंने यहाँ लिखा है एट एनी टेम्परेचर अदर देन 298 केल्विन। लेकिन मान लो कि आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दे ही नहीं रखा, दिया नहीं कुछ टेम्परेचर, या फिर कितना दिया है 298 केल्विन दिया हो, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने, तब आपने फटाफट से टी क्या पुट कर दिया 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है या 298 केल्विन दिया हुआ है। आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 8.314 पता है ना आपको गैस कांस्टेंट है ये। आगे 2.303, ये मैंने बताया था आपको एफ क्या होता है, इट इज फैराडेज कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 96500। ये सारी की जो न्यूमेरिकल टर्म है ना, ये सारी के सारी, इसको सॉल्व किया ना जब आपने, इसको पूरी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आती है 0.0591। ठीक है, तो इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप लोगों को। अगर लेकिन टेम्परेचर कुछ और दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करने वाले, तब आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज तब आप टी कुछ और पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग से आएगी। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन तब आपने फटाफट से पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, और उसके बाद आपके पास 0.0591 अपॉन एन। और आपको मैंने बताया था पहले भी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, और इस सभी के लिए अलग अलग वैल्यूज इसकी होंगी। ठीक है, अपॉन एन कर दिया। वैसे अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे पता कितना आएगा एन, यहाँ पे N2 आएगा, लेकिन हमेशा ही हमारे पास डेनियल सेल नहीं रहेगा, वी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो मैंने N लिखा है। ठीक है, इसमें N की वैल्यू अलग अलग से होगी आपके पास, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ई नॉट सेल बिकम्स इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log of Kc, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट Kc एट 298 केल्विन टेम्परेचर। देखो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह के बारे में पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा ना, तो मैंने बताया आपको कि भी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से, तो वो डिपेंड करता है उनकी वैल्यूज़ पे। ठीक है, कौन बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की, मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रोड है, एक ए है और एक बी है, इसकी वैल्यू जो है ए वाले की जो ई नॉट की वैल्यू रहेगी, मान लेते हैं उसकी कम है, और बी की क्या है, ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। इफ़ बी एलिमेंट हैविंग मोर ई नॉट वैल्यू एज कंपेयर टू ए, तो बी हमेशा ही कौन सी फॉर्म में रहेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा, यानी कि वो रिड्यूस होना चाहता है, और ए क्या हो गया उसके सामने, वो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है, वो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर एजेंट्स की बात बोलें, ठीक है, ये पढ़ा आपने, जो रिड्यूस्ड होता है ना बच्चे, वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी के सामने क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और बी उसके सामने क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि सारा का सारा डिपेंड करता है उनकी ई नॉट वैल्यू पे। ठीक है, तो अब आपको ना ई नॉट वैल्यूज़ नहीं पूछते हैं कोई भी एग्ज़ाम में कि ई नॉट वैल्यूज़ क्या रहेंगी, लेकिन आप लोगों को ना उनका थोड़ी सी सीरीज़ अगर आप लोगों को लर्न हो जाए उनकी ना, भी कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन किससे कम स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक निमोनिक कहते हैं, उसको निमोनिक की फॉर्म में लर्न करवाऊंगी, किस तरह से वी कैन जस्ट लर्न द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं निमोनिक
टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? तो देखो सबसे ऊपर मैंने किसका नाम लिखा हुआ है? लिथियम। लिथियम का जो E0 की वैल्यू होती है वो होती है सबसे कम होती है, 3-3.05 वोल्ट रहती है। और सबसे नीचे किसको लिखा है मैंने? फ्लोरीन को। फ्लोरीन की E0 की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इन सब में से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 2.87 वोल्ट होती है। ठीक है, तो यानी कि लिथियम की वैल्यू सबसे कम है पूरी की पूरी सीरीज़ में, और मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E0 वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू सबसे कम है लिथियम आयन की, यानी कि ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो कैसे एजेंट रहेगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। तो यानी कि फ्लोरीन क्या कहलाया जाएगा फिर? फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो रिड्यूस होगा, तो वो कैसे एजेंट बन जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने जो है आयंस कवर करने की कोशिश की है। कुछ रहे, सारे नहीं है, लेकिन मेन जो आप लोगों को जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, मैंने वही आयंस लिए हैं मेन। ठीक है, तो लिथियम से स्टार्ट किया है। तो लर्न करने का क्या इसका तरीका है ना? ठीक है, तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि लिथियम के घर में पार्टी हो रही है और उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को इनवाइट किया है। ठीक है, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है वहाँ पे। ठीक है, डांस पार्टी भी हो रही है। तो किस तरह से इसको ना हमने निमोनिक की फॉर्म में लर्न करना है। देखो, लिथियम के, पोटेशियम से के, बेरियम बाबा, स्ट्रोंशियम से बना सरदार। ठीक है, इतना करो पहले याद। लिथियम के बाबा सरदार, अब उसके घर में पार्टी हो रही लिथियम के घर में, तो वो मेन हेड हुआ ना उस फैमिली का, लिथियम के बाबा सरदार। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन में लर्न करो इसको। आगे है कैल्शियम से काका, सोडियम से नाना, मैग्नीशियम मांगे, एल्युमिनियम आलू, वाटर पानी में। ठीक है, अब ये जो है ना काका और नाना, दे आर प्योर वेजिटेरियन, दे वांट पोटैटो ओनली। ठीक है, तो काका नाना मांगे आलू पानी में। अब मैं जो हूँ, मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, तो ठीक है मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने मैंगनीज, मैंने जिंक जिंदा, क्रोमियम क्रो, आयरन से फ्राई और CD से कर दिया। मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। ठीक है, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। तो जो हाइड्रोजन है ना उसको वो बेचारा बोल रहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन कोई इसकी सुन नहीं रहा है। कोई नहीं सुना प्रभु फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट से कोई निकल। ठीक है, आप समझ जाओगे। ये हो गया हमारे पास 3 SN है ना, तो सुना, लेड प्रभु, Fe फिर H2 हाइड्रोजन की। ठीक है, देखो यहाँ पे भी Fe है और Fe हमारे पास यहाँ पे भी था, लेकिन ये Fe2 पॉजिटिव है और ये Fe3 पॉजिटिव है। तो एक्चुअली ये Fe2 पॉजिटिव से Fe बनने के लिए पोटेंशियल जो यूज़ हुआ उसकी, तो ऊपर है ये Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव वाला Fe है। ठीक है, तो कोई नहीं सुना प्रभु फिर हाइड्रोजन की। आगे कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिए मेन। आगे आया कौन। अब देखो पार्टी हो रही है तो वहाँ पे, ठीक है, फंक्शन में आ रहे हैं लोग। कौन आई आज होगी, कौन आई आज होगी बिहार और कलकत्ता से फंक्शन में। ठीक है, दिस इज़ द निमोनिक टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु फिर हाइड्रोजन की, कौन आई आज होगी बिहार और कलकत्ता से, फ्लोरीन से हो गया फंक्शन में। तो इन दिस वे वी कैन ट्राई टू लर्न द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, ये आपको लर्न एज सच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखने को नहीं आती है, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसका पोटेंशियल किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जो ये है ना हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स,
H ये वाला 20 से ऊपर 19 एलिमेंट जो है, इन सभी का पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से कम है, नेगेटिव में होगा। इसका आ गया 0। और इसके बाद ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, ये नीचे वाले कॉपर से लेकर ये बाकी, इनका पोटेंशियल किस में होता है, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, दिस इज द वे टू लर्न द न्यूमोनिक।